Hello बच्चों, welcome to the next class or the second lecture for refraction of light at plane surfaces. In this topic, we are going to discuss refraction through a prism. So basically, what is a prism? तो prism एक triangular object होता है which is a 3D triangular object and not as like a pyramid but एक pyramid जिसका एक face pyramid जैसा होगा, एक triangle जैसा होगा. So it is something like this. तो ये एक triangle है, ठीक है, and ये पीछे से extend किया हुआ होता है and this entire thing is a solid. तो basically इसके कितने sides होंगे? एक आगे का side, एक पीछे का side. दो साइड्स ऑन द स्लोप. तो 1 2 3 4 एंड नीचे का 5th इज द बेस. ठीक है. सो अभी दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो चॉकलेट आता था टॉबलेरोन करके. ठीक है. तो वो टॉबलेरोन का जो शेप है सेम होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रिज्म. अभी दीज टू साइड्स, ये जो स्लोपिंग साइड्स है, एक ये और उसका दूसरा साइड, दे आर कॉल्ड as the refracting sides. क्या बोलते हैं इसको? refracting sides. ठीक है. This edge is called the refracting edge. ठीक है. एंड ये जो साइड है नीचे का, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म. तो बेसिकली ये जो, अगर इसको आप सामने से देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ ट्रायंगल. ठीक है. तो लाइट यहां से एंटर होगा एंड यहां से एग्जिट ऐसे करेगा. ठीक है. तो ये यहां पे अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ है तो इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, बट बिकॉज ऑफ द ग्लास बीइंग देयर उसने लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया और वो ऐसे निकला. सो बेसिकली रिफ्रैक्शन दो जगह पे हो रहा है, ये साइड पे एंड ये साइड पे. क्यों? क्योंकि वहां पे एयर और ग्लास का इंटरफेस है. सी, यहाँ पे क्या है? एयर है. यहाँ पे अंदर क्या है? ग्लास है. फिर यहाँ पे क्या है? ग्लास है. बाहर निकलेगा तो क्या है? एयर है. तो जहां पे दो अलग अलग मीडियम हैं तो उस मीडियम की बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होता है. सो दैट इज व्हाई दीज टू एजेस आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग साइड्स. ठीक है. और ये जो ऊपर का जो पार्ट है, मतलब ये वाला, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज. ठीक है. अब ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग साइड्स, ये दो रिफ्रैक्टिंग साइड्स के बीच का जो एंगल है उसको मैं यहां पर बना देता हूं. तो ये दो रिफ्रैक्टिंग साइड्स है, इस दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. So this is all that you need to know about the prism के refracting sides क्या होती है, base क्या होता है, angle of prism क्या होता है, वैसा. तो basically आपने इतना अगर जान लिया है तो let us see how does light refract in a prism. ठीक है. तो हम लोग refraction through a prism भी देख लेते हैं. So let us consider a prism. ठीक है. मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि इसमें काफी कुछ एक्सप्लेनेशन करने जैसा है. ठीक है. इस प्रिज्म को नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी. नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट व्यू उसको बता रहा हूं. ठीक है. बट दिस इज अ प्रिज्म. लगता है ट्रायंगल जैसा है प्रिज्म. ठीक है. अब यहां से लेट से एक लाइट रे इंसिडेंट होता है लाइक दिस. ओके. दिस इज माय इंसिडेंट रे. तो इसका नाम दे देता हूं पी. और ये पॉइंट को जहां पे इंसिडेंट है उसको मैं पॉइंट क्यू बोलता हूं. ठीक है. सो रे पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म का साइड ए बी. ठीक है. नाउ दिस आई एम कंसिडरिंग इट एज अ सिंगल कलर लाइट, मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट. क्या है ये? एक मोनोक्रोमैटिक लाइट रे. ठीक है. विच इज ऑल्सो योर इंसिडेंट. अभी ये मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? मोनो मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर, सिंगल कलर वाला लाइट. सिंगल कलर वाला लाइट मतलब उसका एक ही वेवलेंथ होगा. सी व्हाइट लाइट लेते हो ना
तो उसके अंदर बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो उसके अंदर 7 अलग अलग वेवलेंथ्स भी होती है, हर एक कलर का अपना एक डेडिकेटेड वेवलेंथ होता है। सो व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब उसका एक ही कलर है और उसका एक ही वेवलेंथ होगा। When I say it is white light, so white light has all the colors, all the 7 colors, so that's why it is called a polychromatic light. Poly मतलब multiple, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोनोक्रोमैटिक लाइट लिया है। अभी मैं मोनोक्रोमैटिक क्यों ले रहा हूँ उसका मैं रीजन इसको एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक सिंगल कलर वाला लाइट मैंने लिया है जिसका ये एक रे है और वो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। अभी जैसे ही लाइट कोई सरफेस पे इंसिडेंट होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? The first thing that we do is draw a normal to the surface. सरफेस पे नॉर्मल बनाना होता है, लाइट रे के ऊपर नहीं, याद रखना। तो सरफेस कौन सा है? AB है, तो इसको परपेंडिकुलर ऐसा आएगा ना, ठीक है। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ऐसा, ठीक है, so that I know that this angle is 90. Perpendicular makes a 90 degree angle with the surface, ठीक है। अब this is going from air to glass, right? Light is traveling from air to glass. Now air is a rarer medium and glass is a denser medium, right? तो हम लोगों ने क्या देखा है, जब लाइट का रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेंसर गर्दी वाले एरिया में जा रहा है तो उसका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड विल रिड्यूस। अब जब स्पीड रिड्यूस होता है तब वो किस तरफ बेंड होगा? इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो अभी यहाँ पे एक ग्लास प्रिज्म है इसीलिए लाइट रे बेंड हो जाएगा। अगर ये ग्लास प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ पे ऐसे कंटिन्यू करता था कि नहीं? ऐसे ही चला जाता था स्ट्रेट। बट बिकॉज दिस ग्लास प्रिज्म इज प्रेजेंट हियर, द लाइट रे कैन नॉट ट्रैवल स्ट्रेट, इट हैज टू बेंड। कहां पे बेंड होगा? ऐसे तो जा नहीं सकता ओरिजिनल पाथ पे, इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इसका नॉर्मल यहाँ पे है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस लाइट रे विल गो लाइक दिस एंड यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा। एक एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है। ऐसे गया एंड फिर ऐसे जाने के बजाय बेंड होके ऐसे चला गया। सो दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे साइड AC के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। और हम लोग ने क्या देखा है कि कभी भी लाइट रे कहीं पे भी इंसिडेंट होता है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? उस सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी ड्रॉ अ नॉर्मल। तो पॉइंट इस सरफेस पे कहां पे? यहाँ पे नॉर्मल बनाना है, यहाँ पे कहां पे बनाएंगे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गांव के कोने में नहीं बनाते। सो यहाँ पे वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल। तो अभी ये सरफेस ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर मैं एक लाइट रे बना दूं, मतलब एक नॉर्मल बना दिया। नाउ दिस नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसीलिए उसको नॉर्मल कहते हैं। तो मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूं। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज पॉइंट Q, ठीक है। ये अनवांटेड चीजें सब निकाल देते हैं। दिस पॉइंट इज पॉइंट Q, इसको मैं R नाम दे देता हूं। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट R, ठीक है। अब देखो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट है। अब यहाँ पे अगर और भी ग्लास होता तो दिस लाइट रे वुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट, बट बिकॉज अभी यहाँ पे ग्लास नहीं है, ग्लास यहाँ पे खत्म हो गया, अभी क्या है? एयर है। तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो गर्दी कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ाएगा, सो इट विल इंक्रीज इट्स स्पीड। तो नाउ अगर यहाँ पे ग्लास होता तो देन इट वुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस स्ट्रेट, ऐसे ही जाता था। बट यहाँ पे ग्लास नहीं है, एयर है, दूसरा मीडियम हो गया, सो नाउ इट हैज टू बेंड। नाउ इट इज गोइंग टू स्पीड अप, लाइट का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज इट इज गोइंग इन एयर जो कि रेयर मीडियम है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा सकता, ऐसे बेंड होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसे भी बेंड नहीं कर सकता, इट हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से। सो दिस विल बेंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये लाइट रे जो है ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है, R, और इसको मैं नेम कर देता हूँ S, ठीक है। चलो, सो वी हैव द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये ऐसे बेंड हुआ और इस प्रिज्म से यहां से एमर्ज हुआ, तो इस रे को मैं क्या बोलूंगा? एमर्जेंट रे।
ठीक है, सो दिस इज माय एमर्जेंट रे, दिस इज आल्सो माय इंसिडेंट रे। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो बैक टू द बेसिक्स, जहां पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये सब देखते हैं, डेविएशन देखते हैं। ठीक है, so what is angle of incidence? Angle of incidence is the angle made by the incident ray and the normal। तो ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल, मतलब दिस एंगल is my angle of incidence। इसको मैं लेट्स से I1 बोलता हूँ, ठीक है, ओके। Now what is angle of refraction? So it is the angle made by the refracted ray and the normal। तो refracted ray ये है, normal मेरा ये है, दोनों के बीच का एंगल, तो इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बोल देते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरा ओरिजिनल पाथ है। देखो ये रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डिविएट होके ऐसे चला गया, तो कितना डिविएट हुआ? इतना डिविएट हुआ, राइट। सो दिस एंगल विल बी माय एंगल ऑफ डेविएशन D1, ठीक है, इसको मैं D1 लिख देता हूं। अब यहां पे ये लाइट रे दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, तो इस सरफेस के लिए ये लाइट रे मेरा इंसिडेंट रे हो जाता है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो दोनों के बीच का एंगल ये हुआ। इसको मैं R2 लिख देता हूँ। अभी आप बोलोगे कि सर इंसिडेंस है तो I यूज कर सकते हैं, एक्चुअली कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो मेरा प्रेफरेंस है मैं R यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि बुक्स में भी ऐसे ही दिया है, तो बेटर है कि आप उसको यही अज्यूम करो, तो आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया विद दिस रे, रिफ्रैक्टेड रे एक्टिंग लाइक द इंसिडेंट रे फॉर दिस साइड, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो अभी ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या है? ये है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे। मैं इस स्पेसिफिक रे की बात कर रहा हूँ, तो ये उसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये बेंड हो गया, ऐसे हो गया। तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन D2 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस? एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ये जो बड़ा सा एंगल है मेरा, ये वाला एंगल इज माय एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको मैं E लिखता हूं, ठीक है। अब इसको I भी लिख सकते हैं, I1 का जरूरत नहीं, I लिख देते हैं, ठीक है, चलो चलिए। अब ये जो रे है उसको मैं पीछे ट्रेस करता हूँ, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड, जो इमर्जेंट रे है आपका, उसको मैं पीछे ट्रेस बैक करता हूँ, तो कुछ ऐसा जाता है, राइट, यस। तो अभी मैं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर मुझे कंपेयर करना है और मुझे पता करना है कि कितना डिविएशन हो गया इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में, तो कैसे पता चलेगा? इट इज वेरी सिंपल। सी, ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अभी ये लाइट रे चुपचाप ऐसे चले जाता था, लेकिन नहीं जा पाया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक प्रिज्म आ गया। तो ये लाइट रे यहां से ऐसे जाने के बजाय ये पूरा डिविएट होके यहां से निकला, तो मतलब मेरा एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल। सो देखो, ये लाइन ये है एंड ये लाइन को मैंने थोड़ा पीछे ट्रेस बैक किया, तो मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल, ये मेरा बड़ा वाला एंगल ऑफ डिविएशन है, टोटल डिविएशन डेल्टा, ठीक है। अब थोड़ा ज्योमेट्री पे ध्यान देते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्योंकि जितना डायग्राम क्लियर होगा उतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा, अंडरस्टैंड होगा। दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं डेल्टा लिखता हूं, ओके फाइन। अब देखो, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द इमर्जेंट रे, इट इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? देखो, ये लाइन पीछे यहाँ पे एक्सटेंड होता है, ये लाइन पीछे यहाँ पे एक्सटेंड होता है, तो कैन आई राइट दिस एंगल ऑल्सो एज D2, राइट? उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब थोड़ा ज्योमेट्री इसमें लाते हैं, एंड मुझे पता करना है कि ये टोटल जो डिविएशन है, ये टोटल क्या, कितना यहां से ऐसे जाना चाहिए था, बल्कि ये यहां से निकलने की बजाय ये यहां से निकला,
तो मेरा डेविएशन इतना है डेल्टा। अब इस डेविएशन को मुझे अगर कभी मेजर करना हुआ कि भाई टोटल कितना डेविएट हुआ है, तो देयर इज अ सर्टेन फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं द प्रिज्म फॉर्मूला। और ये सब हम लोग ने क्यों समझा है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, नाउ दिस एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग साइड्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको मैं एंगल ए बोल देता हूं। ठीक है, अब अगर इतना समझ में आ गया है तो नाउ वी कैन ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन्स। ठीक है, कुछ प्रूफ है जिससे मुझे प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, तो अभी वो डेरिवेशन के लिए मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं एंड आई विल राइट इट हियर। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे और उसका बाद का कंटिन्यूएशन हम लोग यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो अभी देखो, ये जो एंगल आई है, सो बेसिकली प्रिज्म फॉर्मूला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है एंड देयर इज अ फॉर्मूला। सो एंगल ऑफ डेविएशन ये तीन एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कैसे आपस में इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है वो पता करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो वो रिलेशनशिप इन चारों एंगल्स के बीच में क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, ये चार एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको हम लोग को डिराइव करना है, दैट इज द प्रिज्म फॉर्मूला। नाउ बिफोर आई गेट इनटू दिस, आई वांट यू टू नो दैट आईसीएससी एंड सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड कोई भी सिलेबस में आपको ये नहीं बोलेंगे कि इसको आप डिराइव कीजिए, सिंस इट इज जस्ट प्रेजेंट देयर इन योर टेक्स्ट बुक और उसका डेरिवेशन दिया है। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आता है। आपको बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव करो, नहीं, आईसीएससी सीबीएसई किसी को भी नहीं बोलते, बट सिंस इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक आई वांट यू टू नो इट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो अब इन दिस एंगल, इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल एंड इसके बीच का एंगल आई है। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा, करेक्ट, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये होगा। अब ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसके अंदर सब डिविजन है, एक छोटा d1 है प्लस r1 है। तो सबसे पहले कहना है राइट, सबसे पहले कहना है राइट I इज इक्वल टू d1 प्लस r1। देखो r1 प्लस d1, ये टोटल ये एंगल विल बी इक्वल टू I, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ओके। अब सेकंड चीज मैं नोट करता हूं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या है, ये डॉटेड लाइन जो कि आपका नॉर्मल है और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है। अब इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा, ये लाइन ऐसे आ रहा है, ये लाइन ऐसे आ रहा है, तो दिस एंगल विल बी वर्टिकली ऑपोजिट। तो इसके हिसाब से अगर दिस एंटायर एंगल इज इक्वल टू ई, तो मैं बोल सकता हूँ कि d2 और r2 दोनों ऐड करूंगा तो मुझे e मिलेगा। तो सेकंड स्टेप में आई राइट e, एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू d2 प्लस r2। ठीक, चलो इतना नोट कर लिया। अब मुझे ये पता करना है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द डेविएशन d1। तो इस फॉर्मूला से d1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो इससे मिलेगा d1 विल बी इक्वल टू r1 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो I माइनस r1 हो जाएगा, एंड यहाँ से d2 का वैल्यू क्या मिलेगा, d2 विल बी इक्वल टू E माइनस r2। ठीक, चलो यहाँ से हम लोग को ये दो इंपॉर्टेंट चीजें पता करनी थी, d1 और d2 का वैल्यू। ओके, ये दो चीज से हम लोग को ये वैल्यू मिला। ठीक है, नाउ इन दिस ट्रायंगल, अभी इसको मैं एक ट्रायंगल अज्यूम करता हूँ जो कि है, तो उसको मैं नेमिंग कर देता हूँ PQRS, इसको मैं T बोलता हूँ और ये पॉइंट को TRS U बोल देते हैं। ठीक है, U। तो इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल में ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो एक रिलेशनशिप हम लोग ने पढ़ा था दैट द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल्स। तो एक्सटर्नल एंगल क्या है, आपका टोटल डेविएशन है। देखो ये लाइट है, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन पूरा बेंड होके यहाँ से ऐसे निकला, तो दिस एंगल इज योर टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। तो थर्ड चीज मैं ये लिखता हूँ दैट बड़ा डेल्टा विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2। ठीक,
अब यहाँ से d1 और d2 का जो वैल्यूज मिला है, ये दो वैल्यू, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होगा, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस R1 और माइनस R2 को कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेके मैं क्या कर लेता हूँ, I और E पॉजिटिव है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, I प्लस E माइनस कॉमन, अब ये देखो दोनों टर्म्स नेगेटिव है, वो नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये दिस विल बिकम R1 प्लस R2, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने निकाला। नाउ इसके आगे थोड़ा और करना है। ठीक है, चलो अब R1 प्लस R2 मेरा होता कितना है वो मुझे पता करना है। सो देखो इन दिस लोअर ट्राइंगल, कौन सा, QRU, ठीक है, QRU, इस ट्राइंगल में R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल will be equal to 180 डिग्री, sum of all the angles in the triangle is 180। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल U प्लस R1 प्लस R2 will be equal to कितना हो जाएगा, 180। ठीक, अब U, therefore एंगल U कितना होगा, U will be equal to 180 माइनस R1 प्लस R2, करेक्ट। तो U का क्या, 180 में से ये दोनों को माइनस कर दो तो इस एंगल का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये मेरा एंगल U है। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलैटरल को देखते हैं, कौन सा क्वाड्रिलैटरल, AQUR। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन क्वाड्रिलैटरल AQUR, ठीक है, इसमें तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 360, ये हम लोग को पता है, जिसमें से एंगल जो AQR है, AQU, ये 90 है। अब ये कैसे पता चला, सिंपल, देखो ना, ये लाइन और ये लाइन ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल आर एक्चुअली एट 90 डिग्री। देखो यहाँ पे लिखा है 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा, 90। सो दैट मींस AQR, दिस एंगल इज आल्सो 90। ठीक है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ AQR और ARQ इज आल्सो, दोनों 90 है। कैसे, मतलब ये भी तो एक नॉर्मल है इस सरफेस का, तो ये एंगल 90 है, तो मतलब ये पूरा एंगल भी 90 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वाड्रिलैटरल में ये दो एंगल्स तो 90 है, 90 और 90, तो मतलब दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 180। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल U शुड बी इक्वल टू अनदर 180, क्योंकि टोटल 360 होना है। तो इसका 90, इसका 90, 180 हो गया, तो मतलब इसका और इसका एडिशन करके भी 180 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा। सो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल U इज इक्वल टू 180। ठीक है, लेकिन U का वैल्यू क्या है, 180 माइनस R1 प्लस R2, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं लिखूंगा एंगल A, जो कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म भी है, प्लस U की जगह पे क्या डालना है, ये डालना है, तो 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। अब ये 180 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो माइनस 180 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 0। ठीक है, तो ये माइनस R1 प्लस R2 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे, A विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब मुझे R1 प्लस R2 का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी ये वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो R1 प्लस R2 की जगह पे A लिख दूंगा, तो दिस brings me to the final prism formula, which is equal to deviation is equal to I plus E minus A। ये deviation का फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी, this is also one of the formulas, और ये प्लस एक इसको यहाँ पे मिल दो तो आपको क्या हो जाएगा, total deviation plus the angle of prism will be equal to angle of incidence plus the angle of emergence। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझा है, सो दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड हाउ द प्रिज्म फॉर्मूला कम्स। अभी फॉर यू हैव टू बाय हार्ट ओनली दिस प्रिज्म फॉर्मूला। कैसे आया ये आपको प्रूव नहीं करना है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। So the only thing that you need to know is what is the prism formula, which is this or this। कोई भी याद रखो, सेम ही। ठीक है,
अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक प्रिज्म के अंदर से हम लोग एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन से बाहर नहीं निकलता, इट विल कम आउट फ्रॉम हियर एंड एट अ डिफरेंट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो अपने ओरिजिनल पाथ से काफी ज्यादा डिविएट भी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डिविएशन, तो साइंटिस्ट लोगों ने इस डिविएशन के ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया एंड दे वांटेड टू नो कि ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कभी उन लोग ने एक अलग एंगल से इंसिडेंट करवाया लाइट, तो उस केस में डिविएशन ज्यादा था, किसी केस में डिविएशन कम था, तो हर एक केस में अलग अलग होता था। तो देन दे स्टडीड दिस डिविएशन। सो इस डिविएशन के बारे में थोड़ा समझते हैं, ऑन व्हाट ऑल फैक्टर्स डज इट एक्चुअली डिपेंड ऑन। तो आपको चाहिए तो यू कैन पॉज दिस, यू कैन राइट दिस प्रूफ डाउन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सो अभी इन लोग ने एक डिविएशन के लिए चार्ट बनाया। बेसिकली उन लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए, तो उन लोग ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके देखा। तो चलो पहले मैंने 10 डिग्री का इंसिडेंट करवाया लाइट, तो इतना डेविएशन मिला। फिर मैंने 20 किया तो कुछ और मिला, 30 किया तो कुछ और मिला। तो ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करते गए। तो उसमें एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे, मतलब एक लेजर है उनके पास, ठीक है, जो एक मस्त रे ऑफ लाइट भेजता है प्रिज्म के ऊपर। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने के लिए आपको लेजर को मूव करना होता है, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट सॉरी फॉर द एम्बुलेंस का बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। पेंडेमिक है तो वही जाहिर सी बात है, एम्बुलेंसेस आर एक्टिव। खैर, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो उन लोगों ने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग चेंज करके देगा, कभी 10 डिग्री, कभी 20 डिग्री, 30 डिग्री, और हर एक अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। लेट्स से 10 डिग्री किया था तब उनको टोटल डेविएशन मिला 30 डिग्री। जब उन लोगों ने 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो उनका डेविएशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। लेट्स से 30 से वो 10 डिग्री हो गया, व्हाटएवर इट इज। तो वैसे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन मिला। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में ये जो लाइट रे इंसिडेंट रहा ना, उसको कांस्टेंट रखा, उसको चेंज नहीं किया ऐसे ऐसे, बल्कि प्रिज्म को सिर्फ घुमाया। तो देखो, एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, तो एक लाइन को कांस्टेंट रखो, दूसरे को बढ़ाओ, या दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले वाले को चेंज करो, तो भी आपका एंगल दोनों के केस में चेंज होगा ही। तो उन लोगों ने प्रिज्म को मूविंग रखा था और ये लाइट रे को कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने काफी सारा डेटा निकाल के रखा, ठीक है। सो इन दिस दे मेजर्ड आपका डिविएशन, ठीक है, जिसको मैं डेल्टा नोट करता हूं, एंड यहां पे उन लोग ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर किया, ठीक है। तो उन लोग ने बहुत सारे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे अलग अलग एंगल्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट को इंसिडेंट करवाया, एंड हर एक एंगल के लिए उनको एक अलग वैल्यू ऑफ डेल्टा मिला, टोटल डेविएशन। तो उन लोगों ने उसको भी नोट किया। तो इट इज लाइक आई और डेल्टा, यहाँ पे दोनों के वैल्यूज नोट करते गए, ठीक है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। फिर ये जो वैल्यूज मिला उसको उन लोगों ने एक ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा और वाई एक्सिस पे डेल्टा को रखा, जो कि आपका डेविएशन है। और उन्होंने वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके, तो पॉइंट्स कुछ ऐसे 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 फॉर्मेट में आते गए, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा सा बन गया। सभी पॉइंट्स को उन लोगों ने कनेक्ट किया, तो ऐसे एक कर्व मिला उनको। अब ये कर्व का मतलब क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आई का कुछ वैल्यू मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है समझ लो, तो
तो यहाँ से इस तरफ जाऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने प्लॉट किया, मतलब जैसे मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे अलग अलग एंगल्स ज़्यादा इंक्रीज होते रहेगा। तो जैसे जैसे मैं ये पॉइंट को देखता हूँ तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये पॉइंट पे डिविएशन देखो सिर्फ इतना है। इस पॉइंट पे अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पे डिविएशन ज़्यादा था, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, यहाँ पे I2 है, ठीक है, तो यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है। तो जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, I1 से I2 लेके गया, तो जो डिविएशन है y एक्सिस पे जो डिविएशन है वो नीचे आ गया, मतलब कम हो गया। तो ये ऐसे होते रहता है, जैसे मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो और कम हो गया, D3 हो गया, नीचे आ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक, तो और कम हो गया, D4 हो गया, ठीक है, तो और नीचे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, आपका डिविएशन का वैल्यू कम होते जाता है, कम होते जाता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब समझो जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर लेता हूँ I, इसको I5 बोल देता हूँ लेट्स से, तो उस पॉइंट पे डिविएशन सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे इतना नीचे आ जाता है, सिर्फ इतना। इसको मैं डेल्टा मिनिमम बोलता हूँ। मतलब एक ऐसा एंगल भी उनको मिला जहां पे डिविएशन बहुत ही कम, सबसे लोएस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उनको और मस्ती, चलो और बढ़ा के देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब उन लोगों ने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, लेट्स से यहाँ पे I6, तो यहाँ पे उन लोगों ने देखा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी जो डिविएशन है वो वापस बढ़ गया। देखो यहाँ पे कम था, कितना था, D4 था, अब यहाँ पे ऊपर आ गया तो D5, जो कि D4 से ज्यादा है, मतलब अभी डिविएशन बढ़ रहा है। सो बेसिकली उन्होंने ये नोटिस किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इनिशियली जब इंक्रीज करते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इनिशियली इंक्रीज, उस टाइम पे डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस एंड reaches a minimum point, reaches a minimum value, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इनिशियली जब आप इंक्रीज करते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, डिविएशन आपका नीचे नीचे आता है, रिड्यूस होता है। तो मैंने वही लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इनिशियली व्हेन इट इज इंक्रीज, द एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस एंड रीचेस अ मिनिमम वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड डेल्टा मिनिमम। फिर आपको लिखना है, नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड फर्दर, एंगल ऑफ डिविएशन बिगिंस टू इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लो, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप डिटेल में इसको लिख लो। आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ वही बताता है आपको। ये ग्राफ बताता है कि इनिशियली जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा रहता हूं, मतलब I5 अपना मिनिमम है, तो I5 तक लेके जाता हूं ना, तब तक क्या होता है, मेरा एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज होते जाता है, और फाइनली एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, डिक्रीजेस एंड रीचेस अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब if I increase the angle of incidence beyond this further, और मेरे में उंगली है, मेरे को और उंगल करना है, तो मैं और इंक्रीज करता हूं, तो क्या होगा कि नाउ इफ आई इंक्रीज, तो अभी मैं डिविएशन और डिक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए देखिए ये कर्व वापस से ऊपर जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि नाउ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड फर्दर, द एंगल ऑफ डिविएशन बिगिंस टू इंक्रीज। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हाउ डज the angle of deviation depend on the angle of incidence। तो कोई बच्चे लिख देंगे it is directly proportional, कोई लिख देंगे it is inversely proportional। ये दोनों आंसर गलत है। आप इसमें एक फिक्स्ड आंसर नहीं लिख सकते कि भाई ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, मतलब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ते जाएगा, या डिक्रीज करोगे तो दोनों डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्लियरली यहाँ पे नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हाँ,
इस पोर्शन में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाद में आप और इंक्रीज करते हो तो ये भी इंक्रीज होता है, तो मतलब तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अब दोनों तो नहीं लिख सकते, या तो एक है या तो दूसरा है। इस केस में अगर आपको कभी भी ऐसा पूछा कि एंगल ऑफ डेविएशन हाउ डज इट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। सो प्लीज मेक इट अ नोट टू राइट दिस स्टेटमेंट। अच्छे से थोड़ा वर्ड्स में लिख देना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। कैसे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इनिशियली इंक्रीज करोगे तो डेविएशन घटते जाएगा, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। फिर आपके अंदर और कीड़े हैं, आपने और इंक्रीज किया, तो नाउ इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी डेविएशन बढ़ना शुरू हो जाता है वापस से। सो दिस इज हाउ एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर दूसरी फैक्ट जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया कि डेविएशन पे जब वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है तब दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन लोगों ने नोटिस किए, ठीक है। क्या है वो दो फैक्ट्स? The two facts noted when delta is minimum, क्या है? पहली बात, जो ये प्रिज्म के अंदर जो ये रे ट्रैवल कर रहा है, that becomes parallel to the base of the prism. तो क्या आप बोलोगे कि the refracted ray traveling inside the prism is parallel to its base. ये रे और आपका बेस दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये पहली बात साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस की। दूसरी बात उन्होंने ये नोटिस की कि जब आपका डेविएशन मिनिमम होता है उस टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो उस टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम हो जाएंगे। कब? जब डेल्टा मिनिमम होगा तब। तो ये दो फैक्ट्स उन्होंने नोटिस किए। तो इससे उनको एक और फॉर्मूला मिला। हम लोग को क्या मिला था? डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस क्या था? ए था, राइट। अभी आई और ई दोनों सेम है, तो ई की जगह पर मैं आई लिख सकता हूं, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। तो देयरफॉर डेविएशन जब मिनिमम होगा, डेविएशन जब मिनिमम होगा तो ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो ये डेल्टा मिनिमम का एक नया फॉर्मूला है। तो कभी भी आपको डेल्टा मिनिमम पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला डालना है, ठीक है। तो दो चीजें क्या हम लोगों ने नोटिस की। पहली चीज, ये जो अंदर वाला लाइट रे है जो प्रिज्म के अंदर ट्रैवल कर रहा है वो बेस को पैरेलल हो जाता है। कब? जब डेल्टा मिनिमम होगा तब। और एक और चीज होती है, जब डेल्टा मिनिमम होगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसकी वजह से आपका फॉर्मूला यहां से यहां पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस डेल्टा को मैं डेल्टा नहीं लिख सकता, अब ये डेल्टा मिनिमम हो गया। तो जब ये डेल्टा मिनिमम हो जाता है तब आई और ई इक्वल हो जाते हैं, 2i माइनस ए। अब आपको इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको बोलेंगे कि डायरेक्टली नहीं बोलना, अगर उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है क्वेश्चन को, तो वो बोलेंगे कि एक लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो मतलब आपको क्या बोल दिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टेड रे हैपेंस टू ट्रैवल पैरेलली इनटू द बेस, मतलब पैरेलली विद द बेस, मतलब ये रे पैरेलल हो गया। और ये बोलेंगे उन्होंने इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्रीज, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म 45 दिया है, तो देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो मतलब आपको दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री है, ठीक है, और आपको पूछा है डेविएशन कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, लेकिन ई तो दिया ही नहीं है, तो डेल्टा कैसे ढूंढेंगे? लेकिन इस क्वेश्चन में उन लोगों ने ट्विस्ट क्या किया, उन लोगों ने एक स्पेसिफिक बात बताई
कि जो अंदर का जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज पैरेलल टू द बेस। अब इसका मतलब क्या, अगर रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस है मतलब क्या डेविएशन जो हुआ है वो मिनिमम हुआ होगा, और अगर मिनिमम डेविएशन हुआ होगा तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस सेम होना चाहिए। तो मतलब जो आई का वैल्यू है वो ही सेम ई का वैल्यू हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आप इसमें ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये डेल्टा जो है बेसिकली डेल्टा मिनिमम दिया है और आपको बताया नहीं है, ये आपको गेस करना था। ठीक है, तो हम लोग ने गेस किया है दैट विल बी 2 इंटू आई माइनस ए, तो 2i कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उन लोग। कभी कभी उन लोग आपको एंगल ऑफ द प्रिज्म पूछ लेंगे, बाकी की 3 चीजें दी होंगी। ठीक है, या तो फिर ये फॉर्मूला होगा तो ये और ये दिया होगा, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ लेंगे। सिंपल है, कोई भी 2 चीज दी होगी, एक चीज पूछ लेंगे इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में कोई भी 3 चीज दिया होगा, एक चीज पूछा होगा। तो एक इक्वेशन में एक अननोन देंगे, बाकी के 2 बाकी की सारी चीजें आपको पता होंगी। काफी बार ऐसा क्वेश्चन बोल देंगे कि इन अ प्रिज्म एंड एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इतना डिग्री, तो इट प्रोड्यूसेस मिनिमम डेविएशन। ठीक है, फिर आपको बोलेंगे कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दिया है, डेल्टा मिनिमम कितना है, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, डेल्टा मिनिमम आपको बोल दिया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, तो आप एंगल ऑफ प्रिज्म को ढूंढ सकते हो। तो ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डेल्टा मिनिमम का, और ये आपको बेसिक प्रिज्म फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4b। ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में एक छोटी सी बात और है कि ये जो हम लोग ने एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में इतनी बातें की, ये एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वी नो लॉन्गर रीड द डायग्राम। ठीक है, अभी ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म सॉरी आई मीन द एंगल ऑफ डेविएशन है, द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, नॉट द इंटरनल। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो द फर्स्ट फैक्टर इज ऑब्वियसली द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम लोग ने डिस्कस किया कि इनिशियली एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, रीचेस अ मिनिमम पॉइंट, एंड ऑन फर्दर इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट अगेन बिगिंस टू इंक्रीज। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। दूसरी चीज है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। कैसे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है तो आपका डेविएशन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है तो डेविएशन भी वो छोटू सा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ही लिखना है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म आपके एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, इट इज उल्टा। एंगल ऑफ प्रिज्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ डेविएशन, बल्कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आपको राइट मेथड लिखना है। ठीक है, ये कभी मत लिखना, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हम लोग ने देख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज, द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल, या तो आप उसको बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो ये कैसे डिपेंड करता है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेविएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा वो डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, जो कि नेचुरल सी बात है ना, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा बेंड हो जाता है लाइट, तो डेविएशन भी नेचुरली बात है ज्यादा होगा। एंड द फोर्थ थिंग इज ऑन द वेवलेंथ। वेवलेंथ और कलर, मतलब हर एक वेवलेंथ रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कलर। तो आप अलग कलर का बात कर रहे हो, मतलब आप एक अलग वेवलेंथ का बात कर रहे हो।
तो इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मतलब जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना डेविएशन कम होगा, जितना वेवलेंथ कम होगा उतना डेविएशन ज्यादा होगा। तो इसको याद कैसे रखें? तो इट इज रिमेंबर इट लाइक दिस कि अलग अलग कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो मैं वो एक बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। सो वी हैव ऑल द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, V I B G Y O R, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। V I B G Y O और R। R का है वेवलेंथ हाईएस्ट और वॉयलेट का है वेवलेंथ लोएस्ट, ठीक है। वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे छोटा है, रेड लाइट का सबसे बड़ा है। तो अभी इसके हिसाब से आपको पूछेंगे कि कौन सा लाइट ज्यादा डिविएट होगा, तो वेवलेंथ जिसका कम वो सबसे ज्यादा डिविएट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब डिविएशन इसका हाईएस्ट होगा। अगर मैं डेल्टा प्लॉट करूं ना, डेल्टा वी और इसका डेल्टा आर, ठीक है, तो ये होगा हाईएस्ट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इसका होगा लोएस्ट। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा, दिस इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली दिस विल डिक्रीज, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको याद कैसे रखें? एक सिंपल है कि पॉलिटिशियंस, नाउ आई एम नॉट डिमीनिंग ऑल द पॉलिटिशियंस, बट जो थोड़े से करप्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो गरीबों को बहुत दौड़ाएंगे, बोलेंगे पहले उस ऑफिस में ये फाइल करवाओ, फिर उस पर साइन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, मतलब उनको सीधा सीधा काम नहीं करवाने देंगे, उनको बहुत ज्यादा डिविएट करेंगे, किसको? जो बहुत गरीब है, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ बहुत कम है उसको बहुत ज्यादा डिविएट करवा रहे हैं। अभी जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, पैसे वाले मतलब उनका वेवलेंथ ज्यादा है, तो पैसे वाला बंदा आएगा, बोलेगा यार ये थोड़ा आप मुझे काम करके दो, तो देखेगा कि हाँ ये पैसे वाला थोड़ा नखरा करेगा, तो पैसे वाला बंदा समझ जाएगा कि ये पैसे दिए बिना ये काम नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा उसको पैसा देगा, उसको फटाक से ज्यादा डिविएट किए बिना उसको काम करके दे देगा। सो दिस मीन्स मोर द वेवलेंथ लेस विल बी द डिविएशन, आपका काम में दिक्कत कम आएगी। तो याद रखना डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब एक और चीज इसमें से नोटिस होती है, अभी ये आपको कोई नहीं बताएगा, टेक्स्ट बुक में भी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये दो फैक्टर्स को आप रिलेट करो। अब देखो यहां पे बोला है डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पे बोला है डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मतलब अगर ये दोनों LHS सेम है तो क्या मैं ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? मतलब इन द सेंस कैन आई राइट 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू, मतलब इज प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मीनिंग क्या डिराइव होता है, मतलब जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिखना चाहिए, इनफैक्ट दिस वुड बी अ लिटिल रॉन्ग, ठीक है, आई शुड राइट इट लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और ये बात भी एकदम ट्रू है। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कैसे होता है। नाउ दिस प्रिज्म, ये तो एक पर्टिकुलर मेटल मतलब सब्सटेंस से बन गया, ग्लास का है, तो वो ग्लास का जो मटेरियल है अलग अलग आता है, कि कोई अलग क्वालिटी का ग्लास है, कोई अलग क्वालिटी का ग्लास है। तो एवरी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ ग्लास विल हैव अ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिक्स्ड होगा, बट दैट फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। मतलब अभी आप यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड होता है और आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि अलग अलग कलर के लिए ज्यादा अलग होगा। सो दैट इज बिकॉज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हम लोगों ने निकाला उसकी वजह से। अब इस फाइंडिंग के हिसाब से मुझे ये पता चलता है कि वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका वो बेंड भी ज्यादा होगा लाइट। हम लोग ने देखा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट ज्यादा बेंड नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो ज्यादा बेंड होगा। तो मतलब अगर वेवलेंथ बहुत छोटा है आपका तो उसके वजह से इट विल एक्सपीरियंस अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा बेंड होगा, मतलब ज्यादा डिविएट होगा। जो कि यहाँ पे भी हम लोग को एक बात समझ में आई
सो इस वजह से अगर मैंने वो प्रिज्म में आपको जब मैंने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया तो मैंने एक स्पेशल बात बताई थी कि ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक। मैंने उसमें पॉलीक्रोमैटिक नहीं बोला था और मैंने बोला था कि इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो वो फैक्ट यहाँ पे है कि अगर तो ये 4 चीजें पहले आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं वो पॉलीक्रोमैटिक वाला बात बताता हूँ, ठीक है। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक बार पढ़ लेते हैं। डेविएशन इन अ प्रिज्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 4 चीजों के ऊपर। पहले आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैसे कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ इनिशियली आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा और एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। अब उस मिनिमम वैल्यू के पहुंचने पर अगर मैं और बियॉन्ड अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करता हूँ फर्दर, देन द एंगल ऑफ डेविएशन बिगिंस टू इंक्रीज। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, एंगल ऑफ प्रिज्म, जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा उतना आपका डेविएशन ज्यादा होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी बात, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म या तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना आपका प्रिज्म ज्यादा लाइट को डेविएट करेगा, मतलब क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ आपका कम होगा उतना डेविएशन ज्यादा होगा, जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना डेविएशन कम होगा, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब मैं उस पार्ट को वापस से एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने छोड़ दिया था, दैट इज अबाउट द पॉलीक्रोमैटिक लाइट। अब पॉलीक्रोमैटिक लाइट का पंगा क्या है? तो अगर एक प्रिज्म के ऊपर, एक प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म के ऊपर अगर मैं एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाता हूं विच इज अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट, लेट्स से व्हाइट लाइट, ऐसे आया इंसिडेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ना, ठीक, वो भी बन गया। अब ये इंसिडेंट रे इट इज अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट होने की वजह से क्या होगा? द मोमेंट इट हिट्स द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, वो उसके अंदर घुसेगा ना, तो हर एक कलर का लाइट स्प्लिट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट स्प्लिटिंग अप, और स्प्लिट होके ये अलग अलग एंगल्स पे यहां पे इंसिडेंट होगा। नाउ व्हाई इज दिस स्प्लिटिंग अप हैपनिंग? मैंने आपको ये बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबका सेम होता है, बट जैसे ही वो कोई और मीडियम में जाता है, जैसे कि अभी इस केस में ग्लास है, तो ग्लास में हर एक कलर ऑफ लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। अब जिसका स्पीड जितना डिक्रीज होगा उतना वो ज्यादा डिविएट होगा। अब वॉयलेट लाइट जो है उसका स्पीड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो सबसे ज्यादा डिविएट होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा नीचे आपको मिलेगा। और जो रेड लाइट होता है उसका स्पीड थोड़ा सा कम रिड्यूस होता है। तो एयर में कितना है 3 × 10⁸, तो समझ लो ग्लास के अंदर गया तो उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, वो 2.9 × 10⁸ हो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो मतलब वो डिविएट भी ज्यादा नहीं होगा एंड वो सबसे ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा रेड लाइट और यहाँ पे होगा आपका वॉयलेट लाइट, ठीक है। अब ये सारी लाइटें स्प्लिट हो गई, ठीक है, और स्प्लिट होने के बाद हर एक लाइट रे वापस बाहर आके भी और रिफ्रैक्ट हुआ, फ्रॉम ग्लास टू एयर आ रहा है ना, तो और रिफ्रैक्ट होगा एक और बार। एंड यहाँ पे एक स्क्रीन रख दूंगा ना तो मुझे यहाँ पे रेनबो दिखेगा, EIBGY O और R, ठीक है, ये रेड लाइट होगा आपका, ऐसे हरे कलर्स मुझे दिख जाए। तो क्या हुआ है कि आपका पॉलीक्रोमैटिक लाइट प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद स्प्लिट हो गया। अगर मैं वहां पे आपको पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोलता तो मुझे यहाँ पे ऐसे मल्टीपल लाइट रेज दिखाने पड़ते थे, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता था, इसीलिए मैंने मोनोक्रोमैटिक लाइट बोला। क्यों? क्योंकि अगर एक ही कलर का लाइट है तो भाई उसके अंदर एक ही लाइट है, तो स्प्लिट तो होगा ही नहीं, स्प्लिट होने के आपके पास ज्यादा होने चाहिए ना लाइट, तो इसलिए मैंने तब मोनोक्रोमैटिक लाइट लिया। नाउ सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, तो इस फिनोमिनल को क्या बोलते हैं? व्हेन अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स? ये है। तो दिस फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट when white light is incident on a glass prism is called, क्या बोलते हैं, किसी ने इसके बारे में सुना है? This is called dispersion of light,
दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यहां पे जो आपको एक अलग अलग कलर्स की जो लाइट देखने मिलती है, जो रेनबो जो फॉर्म होता है, तो ये जो अलग अलग कलर्स जो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे ना, दिस बैंड ऑफ कलर्स दैट इज फॉर्म इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम SPECT अच्छे से लिख देते यार, ठीक है। The band of colors that is formed on the screen when white light is passed through a prism is called the spectrum. और ये phenomenon of splitting up of white light is called the dispersion of light. ये phenomenon किसने discover किया था? This was discovered by Sir Isaac Newton. शायद ISS आता है, पता नहीं, मैं न्यूटन भी करूँगा। Sir Isaac Newton, मैं अपने spellings बहुत गंदे हैं। Here, so this phenomenon was discovered by Newton and उसको splitting up of white light को उसने क्या कहा था? Dispersion of light। तो लोगों ने पूछा कि ठीक है इसको dispersion बोलते हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? तो उसने explanation दिया कि it is because white light is consisting of many colors. Now all those colors will have a different speed when they enter glass. So depending on the speed, the path is decided on how it will refract. मतलब अगर किसी का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाएगा, एंड जिसका पाथ बहुत कम डिविएट हुआ है दैट मीन्स उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसलिए उसको ज़्यादा डिविएशन नहीं हुआ है। सो दैट इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड। इन एयर सबका स्पीड सेम होता है, दैट इज व्हाई दे ट्रैवल इन अ कंबाइंड वे, कंबाइंड फॉर्म। लेकिन जब कोई और मीडियम में जाते हैं तो हर एक का स्पीड अलग अलग हो जाता है और इस वजह से ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये रेनबो जैसा उसको दिखा था और उस रेनबो को उसने स्पेक्ट्रम कहा था। ये द बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ एक्सरसाइज 4B, ठीक है, जिसमें हम लोग ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कैसे होता है। नाउ वी विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस सो दैट हम लोग को एक बेटर आइडिया मिले कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म में हम लोग ने क्या क्या सीखा। तो ये जो फैक्टर्स मैंने बताए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर आपको बोर्ड में क्वेश्चंस पूछते हैं, दे ऑलवेज आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस फैक्टर्स, और वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो कैसा होगा, देखो आपको एक प्रिज्म दे दिया होगा, ठीक है, ऐसे दो प्रिज्म दिए होंगे ऐसे, या तो चलो एक ही प्रिज्म दिया होगा, फॉरगेट द सेकंड वन। और यहाँ पे बोला है कि आपको एक मल्टी कलर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है जिसके अंदर बेसिकली 3 कलर है, रेड, येलो और ग्रीन। 3 कलर वाला लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और आपको डायग्राम में इतना ही देंगे, आपको बोलेंगे कंप्लीट द डायग्राम। कंप्लीट द डायग्राम मतलब इस लाइट रे का आगे का पाथ क्या होगा ये आपको पूछेंगे। तो इसमें आपको ये ड्रॉ करना है बेसिकली कि अभी आपको पता है कि इसके अंदर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मतलब 3 कलर के लाइट है, तो बाहर तो सबका स्पीड सेम है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर है। द मोमेंट इट एंटर्स द ग्लास क्या होगा, दे विल स्प्लिट इनटू 3 कलर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट 3 कलर है तो 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, ऐसा नहीं कि अभी हर बार साथ में ही होता है, नो, देखना पड़ता है कितना अंदर कलर है। तो यहाँ पे ये 3 मेजर कलर्स है, तो ये 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ है तो आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। उसमें आपको बोलेंगे मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आल्सो मार्क द एंगल ऑफ एवर्जेंस, ड्रॉ नॉर्मल्स वेयरएवर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो सब आपको बाय डिफॉल्ट करना है विदाउट क्वेश्चनिंग। अब ये तीनों लाइट रेज यहाँ पे नॉर्मल बना है, इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल बना है, इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल बना है, और ये तीनों लाइट रेज बाहर निकले, ठीक है। आपको ये बोलेंगे ये तीनों लाइट रेज को आपको मार्क करना है कि कौन सा कलर कौन सा होगा। तो अभी आप सोचोगे कि कैसे करना है, तो कंसेप्ट क्या है, मैंने क्या बताया था, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो डिविएट कम होगा,
तो देखो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, ये। तो पहले वाले का एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, ये होगा। दूसरे वाले का क्या होगा, ये होगा। तीसरे वाले का क्या होगा, ये होगा। तो डिविएशन किसका ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम है। अभी ये तीनों लाइट में से वेवलेंथ किसका कम है, सबसे कम है, पहले वो देखते हैं। तो विद्युत लिख देंगे वी आई वी जी वाई ओ और आर। तो रेड का सबसे हाईएस्ट है फर्स्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट येलो है, एंड ग्रीन सबसे थर्ड हाईएस्ट, मतलब सबसे छोटा ग्रीन है। तो ज्यादा डिविएट कौन होगा, ग्रीन कलर का होगा, मतलब नीचे सबसे नीचे वाला लाइट विल बी ग्रीन, फिर बीच में कौन होगा, येलो, और सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ है वो सबसे कम डिविएट होगा, मतलब सबसे कम डिविएट हुआ है रेड। तो रेड सबसे ऊपर होगा। अब देखो ना, नेचुरल सी बात है, रेड कलर का डिविएशन कितना होगा, इतना होगा। येलो का उससे ज्यादा होगा क्योंकि उसका वेवलेंथ उससे भी कम है। ग्रीन का सबसे छोटा वेवलेंथ है तो सबसे ज्यादा डिविएट भी यही हुआ है। एंगल देखो ना, बड़ा है इसका कंपैरेटिवली। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एंड आपको ये मार्क करना होगा हर एक को। फिर थोड़े बहुत प्रिज्म के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये तो मैंने कलर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अगर एक प्रिज्म है, ठीक है, ऐसा, नाउ दिस प्रिज्म इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, लेट्स से ये रहा, ठीक है, एक लिक्विड के अंदर मैंने प्रिज्म को डाल दिया। अब इसके अंदर एक लाइट रे इंसिडेंट होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल बना के रखें। अब इसमें कंडीशंस दिए होंगे। कंडीशन ये दिया होगा कि अगर कंडीशन 1 क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब बाहर में ये जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द ऑप्टिकल डेंसिटी डी ऑफ द ग्लास। ये डेंसिटी है, वो डिविएशन मत समझना, ठीक है। तो अगर ये केस है तो दैट मींस लिक्विड इज मोर डेंस। तो ये कैसे ट्रैवल कर रहा है, दिस इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये कैसे बेंड करेगा आपको ये बताना है। तो ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे बताना है। ये आपका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो ये लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो उसका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ पे तो जा नहीं सकता, तो इसको थोड़ा नीचे बेंड होगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। तो इट हैज टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर हमने नॉर्मल बना लिया, ठीक। अब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम। तो ये देखो, ये ओरिजिनल पाथ तो ये हो जाएगा, तो ऐसे तो जा नहीं सकता बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। अब ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तो कैसे होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, तो इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और नॉर्मल के बीच में से ही निकलेगा ऐसे। तो दिस विल बी द पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट रे इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ग्लास, या फिर ऐसा बोलेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ये पहले कंडीशन के हिसाब से ये डायग्राम हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये देंगे, पेन चेंज कर देता हूं। दूसरा कंडीशन ये होगा कि ये प्रिज्म में, अब उल्टा बोल दिया, सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया, और लिक्विड क्या हो गया, रेयरर हो गया। तो लाइट रे ऐसे है, तो मतलब ये कैसे जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो इट विल बेंड, इट कैन नॉट गो लाइक दिस, इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नीचे आएगा। तो ये लाइट रे ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद वापस मैं नॉर्मल बनाऊंगा, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। तो ये ऐसे तो जा नहीं सकता ओरिजिनल पाथ पे, इट हैज टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है तो ये इससे दूर, तो ओरिजिनल पाथ से भी हट के जाएगा ना, तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। तो इसके सेकंड केस में आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे काफी बार क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है या टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है या कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपको सोचना है,
डेंसर टू रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर जा रहा है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए पिक्चर, तो ही आप इस डायग्राम को करेक्टली आप कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। इसमें पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं कि कहीं पे भी लाइट रे इंसिडेंट होगा आपको नॉर्मल दिखाना है। बिना नॉर्मल दिखाए अगर आपने लाइट रे बना दिया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू ड्रॉ नॉर्मल्स वेयरएवर नेसेसरी। जहां पे भी लाइट इंसिडेंट हुआ सबसे पहले सब काम छोड़ के सबसे पहले नॉर्मल बना देना है, ठीक है। फिर एक यूनिक क्वेश्चन है कि अगर समझ लो ये प्रिज्म को मैंने इस लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो यहां से मैंने एक बल्ब रखा है समझ लो, ठीक है, जो लाइट एमिट कर रहा है, एंड मैं इस टैंक के उस साइड पे हूं, ठीक है, टैंक के इस साइड पे हूं, एंड मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, आई एम व्यूइंग लाइक दिस, ऐसे। तो क्या होगा, यहां पे मेरे एक सामने टैंक है, टैंक के उस पर एक बल्ब रखा है और मैं टैंक के इस तरफ। तो क्वेश्चन ये लोग ने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब ये प्रिज्म जो हम लोग ने अंदर इस लिक्विड के अंदर डुबो के रखा है वो दिखेगा ही, इट विल बिकम इनविजिबल। तो मतलब आप इस तरफ से खड़े हो तो कोई केस में ऐसा होगा कि आपको प्रिज्म दिखेगा ही नहीं, भले आपने ऐसा आपको पता है कि आपने डुबो के रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इनविजिबल, गायब हो गया। तो वो कौन सा केस होगा? तो उसका जवाब ये है, उसमें दो केसेस हो सकते हैं जब आपको ये इनविजिबल हो जाएगा। द फर्स्ट केस इज जब the refractive index of liquid will be equal to the refractive index of the prism, ठीक है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट कैसे भी आए वो डिविएट होगा ही नहीं और वो स्ट्रेट आएगा। तो अगर लाइट आपको स्ट्रेट आ गया आंखों में तो आपको ये नहीं दिखेगा, मतलब बिना डिविएट हुए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर यहां पे लाइट रे जो है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है मतलब क्या, ये बराबर नॉर्मली इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हुआ रहेगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है, सेकंड केस में क्या होगा कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा और वो सरफेस के अंदर ऐसे डायरेक्टली घुस जाएगा ऐसे, राइट। फिर अंदर से इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस हियर, डिविएट नहीं होगा ना, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो अगर ये प्रिज्म समझ लो ऐसा है, या तो एक ग्लास स्लैब के केस में ये अंडरस्टैंड कर लो कि एक ग्लास स्लैब को आपने अंदर डाल दिया है ऐसे, ठीक है, और आपको पूछा है कि लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट है, ठीक है, ऐसे जाएगा एंड फिर ऐसे आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि ग्लास स्लैब अंदर डाला है। तो ऐसे कौन से केस में ग्लास स्लैब इनविजिबल हो जाएगा? तो फर्स्ट केस जब ग्लास का और ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो आपको ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। द सेकेंड केस वुड बी कि अगर ये ग्लास स्लैब पे ये लाइट जो है परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है, तो लेट्स से आई ड्रॉ अ प्रॉपर ग्लास स्लैब, ठीक है, ऐसा, और इसके ऊपर अगर लाइट रे यहाँ पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी इक्वल टू 0। आप बोलोगे 90 नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसी के ऊपर नॉर्मल बनाऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, दोनों ओवरलैप कर रहे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो लाइट रे सीधा जाएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा और यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा स्ट्रेट। तो इस केस में भी आपको ये ग्लास स्लैब दिखेगा नहीं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी इन स्कूल। आई फील के स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता चलेगा। सेम चीज मैं एयर के लिए भी बोल सकता हूं कि अगर एक ग्लास, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब को मैं सस्पेंड करता हूं, ठीक है, और आपको स्ट्रिंग्स जिससे मैंने सस्पेंड की वो नहीं दिख रही है, ठीक है, तो अगर उस ग्लास स्लैब में से लाइट एकदम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है तो डायरेक्टली वो कैमरा में आ जाएगा एंड यू विल नॉट नोटिस कि कैमरा और मेरे बीच में एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, दैट इज दिस केस। अगर वो ग्लास स्लैब को थोड़ा सा मैं टेढ़ा करूंगा ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल नो लॉन्गर बी 0,
वो थोड़ा एक एंगल पे आ जाएगा, तो वो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर आपके आंखों में आएगा, तो आपको मेरा पोजीशन थोड़ा अलग दिखेगा। सो दैट मीन्स कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक ग्लास, कुछ तो एक सरफेस है बीच में, ठीक है। दैट इज ओनली अगर वो रिफ्रैक्ट हुआ तो। सेकेंड केस ये होगा कि अगर एयर और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल सेम हो जाता है, जस्ट नॉट पॉसिबल, बट अगर अज्यूम करो वो सेम है, तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बाद में चाहे वो कोई भी एंगल पे रखा हो, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो आपको नहीं पता चलेगा कि बीच में कुछ मैंने ग्लास रखा है, वो ग्लास इनविजिबल हो जाएगा। यही एक रीजन है काफी बार कि बड़े बड़े अगर ग्लासेस होते हैं ना, जो मतलब 15-20 फुट टॉल है, ठीक है, एंड उसके अंदर एक छोटा सा कटआउट होता है डोर का, तो काफी बार लोग ऐसे ही चल के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ग्लास और सामने धुप करके टकरा जाते हैं, वो गिर जाते हैं। काफी बार वो ग्लास भी टूटता है, लोगों को इंजरी भी होता है, खून भी बहुत निकलता है, इट इज वेरी डेंजरस। तो इसीलिए अगर किसी ने नया नया ग्लास इंस्टॉल किया है, ग्लास डोर इंस्टॉल किया है, तो उसके ऊपर लोग एक चिटक पट्टी ऐसे डाल के दे स्टिक अ पेपर टेप टू इट ऐसे थोड़ा, तो ताकि लोगों को रियलाइज हो कि भाई यहाँ पे एक डोर है और उसके ऊपर कुछ चिपकाया हुआ है। अगर वो नहीं करेंगे तो इनिशियली लोगों को पता नहीं है कि भाई डोर है, नया नया डोर बना दिया किसी ने, कल तक तो नहीं था, तो सीधा सीधा उसके अंदर घुसने का ट्राई करेगा एंड ही हिट द डोर वेरी हार्ड एंड देयर आर चांसेस ऑफ द ग्लास डोर ब्रेकिंग। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन। वो ग्लास डोर इनविजिबल हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता वो ग्लास डोर है वहां पे, लोग ऐसे टकरा जाते हैं उसके वजह से। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल, वन ऑफ द सॉल्ट एग्जांपल्स है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, आपको काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म के एक साइड पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक छोटू सा बल्ब है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो ऑब्जर्वर को ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिखता कहाँ पे, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो इसके लिए देखो क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअल सोर्स एस है, तो यहाँ से दो लाइट रेज हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब दोनों जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट हुए, हम लोग एक छोटा सा नॉर्मल बना दिया, फिर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, थोड़ा ऐसे आ गया, ये भी थोड़ा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एंड अभी वापस यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो वापस हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल बनाना भूलना नहीं है। नाउ दिस विल अगेन गो लाइक दिस इनटू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। पाथ भी दोनों लाइट रेज का हमेशा ट्रेस करो, लिखना है, ड्रॉ करना है आपको, एंड ये इधर आके इधर ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों लाइट रेज इवेंचुअली ऑब्जर्वर की आंखों में गए। तो हमारी आंखें कैसे ट्रेंड है, वी आर ट्रेंड टू अज्यूम दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर लाइट रे ऐसे आ रहा है मेरी आंखों में ऊपर के एंगल से, तो मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां पे है। दरअसल ऑब्जेक्ट मैंने नीचे रखा है, वो लाइट बेंड होके ऐसे आया है, लेकिन मुझे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो लाइट रेज जो मेरी आंखों के अंदर एंटर हुए हैं, मैं उनको पीछे ट्रेस करूंगा। और याद रखो, पीछे ट्रेस किए हुए रेज को हमेशा आप डॉटेड रखोगे, ठीक है। तो ये डॉटेड रेज जहां पे मीट होते हैं वहां पे मेरा सोर्स होगा, ऐसा मुझे लगेगा। तो S is the original source of light and S dash is the image of the source। तो मुझे लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है ऐसे आंखों में, लेकिन एक्चुअली में सोर्स ऑफ लाइट नीचे है उसके, ठीक है। तो ये बेसिकली इस बेस पे है कि ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ से आया, ऐसे आया, एंड ये बेंड टुवर्ड्स द बेस हो जाता है। बेसिकली लाइट जो ऊपर जा रहा है वो बेस की तरफ बेंड होते हुए बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये सोर्स यहाँ पे है, ऐसा है, नॉट हियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इमेज वुड बी फॉर्म फॉर एन ऑब्जर्वर व्हिच इज व्यूइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द प्रिज्म, अदर साइड ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बेसिक questions that can be asked on the prism. So let us discuss a few questions from the textbook इस टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैंने ऑलरेडी कुछ किए हैं, फिर भी टेक्स्टबुक में देख लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस है क्या। सो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4B ऑफ योर कंसाइज टेक्स्टबुक्स, ठीक है। तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे। आपको बोला है कि अगर एक प्रिज्म दे दिया है तो उसके ऊपर पाथ कैसे होगा, और दो प्रिज्म्स अगर बैक टू बैक रखे हैं और एक पे लाइट इंसिडेंट है, जैसे कि अभी ऐसा है, यहाँ पे एक प्रिज्म ऐसा है एंड यहाँ पे दूसरा प्रिज्म ऐसे रखा गया है, उल्टा, इन्वर्टेड।
और बोला है कि लाइट एक प्रिज्म पे ऐसे इंसिडेंट है। तो अभी ये लाइट रे का पाथ फॉलो करते हुए यहां से बाहर कैसे निकलेगा वो आपको बताना है। तो अभी एक चीज याद रखना, हमेशा लाइट अगर प्रिज्म के अंदर जाता है तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू बेंड टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बना दिया तो ये थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बना दूंगा तो यहाँ से इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो इसको एक्चुअली थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ क्योंकि बहुत गंदा दिखेगा डायग्राम। ठीक है, ये लाइट में समझ लो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, सो दिस विल बी द नॉर्मल हियर, दिस विल बेंड लाइक दिस, यहाँ पे नॉर्मल हियर, दिस विल बेंड हियर लाइक दिस, इट विल बी इंसिडेंट ऑन दिस पार्ट। अब ये दूसरे प्रिज्म के अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन सब जगह पे बना दूंगा। अभी यहाँ पे घुसा है तो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर नॉर्मल बना दूंगा। सो नाउ दिस विल, अभी ये प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होगा, मतलब कहाँ पे बेंड होगा, ऊपर की तरफ, तो थोड़ा हल्का सा ये ऐसे जाएगा लाइट रे। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे भी नॉर्मल बनाऊंगा। नाउ दिस विल गो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल ऐसा है तो ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा एंड ये लाइट रे ऐसे निकलेगा यहाँ से। सो ये सारी बातें आपको, ये नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ट्रैवल, हर एक पॉइंट पे लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो एरोस के साथ आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट विल ट्रैवल। सी रिमेंबर ऑलवेज लाइट रे प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड करने का कोशिश करेगा प्रिज्म। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत ही बेसिक होते हैं। ठीक है, फिर और क्या है क्वेश्चन इसमें, देखो एक क्वेश्चन है, अ लाइट रे ऑफ येलो कलर, ठीक है, एक कलर का लाइट है विच इज येलो, मतलब क्या हुआ, वो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट हुआ, इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म मतलब क्या होगा, उसके हर एक एंगल 60 डिग्री होंगे, 60 और 60। ठीक है, बोला है प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 48 डिग्री। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या होगा, ये एंगल होगा, राइट, ये नॉर्मल है मेरा, तो ये एंगल 48 डिग्री दिया है। ओके, ये दूसरे प्रिज्म का जरूरत नहीं है हम लोग को, तो निकाल देता हूं। अब ये लाइट रे 48 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, एंड सफर्स मिनिमम डिविएशन, मतलब बोला है कि मिनिमम डिविएशन हो रहा है। अभी देखो याद रखो, जैसे ही मिनिमम डिविएशन का बात आया तो दो फैक्टर आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, अंदर वाला रे पैरेलल हो जाएगा, दूसरी बात क्या है, आई विल बी इक्वल टू ए। तो ये फैक्टर के हिसाब से आपका नया फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, डेल्टा मिनिमम शुड बी इक्वल टू 2i माइनस ए। ये आपको फॉर्मूला तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अब क्या बोला है, बोला ये है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस, और मिनिमम डेविएशन को दिया है, डेल्टा मिनिमम का वैल्यू दिया है 36 डिग्री। ओके, अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अभी बोला है कि भाई डेल्टा मिनिमम है, डेविएशन मिनिमम है, तो I इक्वल टू E है, तो अगर I का वैल्यू 48 है तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा भैया, है कि नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आंसर विल बी 48 डिग्री। सेकेंड चीज, अब बोला है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज टू 30 डिग्री, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ, देखो 48 डिग्री पे डिविएशन मिनिमम हो रहा है, अभी इसके कम कर देता हूं, अगर मैं 30 डिग्रीज कर देता हूं तो डिविएशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, ये आपको बोल रहा है। तो देखो हम लोग वो ग्राफ बनाया था, उसको हम लोग देखते हैं वापस। तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है डेल्टा का। ठीक है, यहाँ पे एंगल, ये डेल्टा कितना है, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना दिया है 36, कितना डेल्टा मिनिमम का वैल्यू दिया है 36। कब होता है डेल्टा मिनिमम 36, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 48 है, 48। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, मतलब मैं थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ पे समझ लो 30 है, तो इस पॉइंट पे डिविएशन तो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे डिविएशन का वैल्यू कितना है, इतना है, यहाँ पे डिविएशन का वैल्यू इतना है।
तो ये डेल्टा मिनिमम हो गया, ये वाला वैल्यू। तो ये वाला डेल्टा उससे ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर देंगे तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू विल इंक्रीज। आपको ये पूछा है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो यू विल राइट इंक्रीज। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी मोर देन 36। डेल्टा मिनिमम कितना है 36, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 36 से ज्यादा होगा। दूसरी बात, अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं 60 डिग्री कर देता हूँ। तो 60 48 यहाँ पे, तो 60 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि भाई आपका एंगल मिनिमम के बाद अगर आपने और इंक्रीज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो डिविएशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो नाउ इन दिस केस इट विल बी मोर देन 36 अगेन। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, if the angle of incidence is increased to 60 degree, then the deviation value will also be increased. It will be more than 36. अब पूछा ये है, state in each case whether the angle of deviation will be equal to, less than or more than 36. मतलब ये हम लोग ने ऐसे ही डिस्क्राइब किया, it will be more than 36 जब 30 होगा तब, and जब 60 डिग्री होगा तब डेल्टा क्या होगा, it will be again increase, मतलब more than 36 होगा, more than 36। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। तो बेसिकली जिस बंदे को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा वो ही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा, क्योंकि इसमें आपको ना फॉर्मूला अप्लाई करना है ना कुछ कैलकुलेशन करना है। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि इट विल बी मोर देन द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और लेस देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझा है तो ये क्वेश्चन भी नहीं समझेगा। सो इट इज अ वेरी कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सारे ये प्रिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एक्सरसाइज 4B को, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वील टेक अप एक्सरसाइज 4C। उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। बट टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।